Hello, my friends. Welcome to our 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very sincere session. देखिए आपने थंबनेल देखा होगा एंड दैट इज रिलेटेड टू हार्श रियलिटी ऑफ फेज वन रिजल्ट। देखिए क्या है कि अभी आप लोग जो है फेज वन दे के आए हो। फेज वन से पहले इस तरह का डिस्कशन काम नहीं आता क्योंकि उससे आप जो है डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा रियलिटी चेक की जरूरत है और वो रियलिटी चेक क्या है वो मैं आपको सेशन में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। खामखा रिजल्ट के झोल में फंसे रहने से अच्छा है कि अपनी प्रिपरेशन को राइट तरह से स्ट्रेटेजाइज करो ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड। इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपको कैरियर रिलेटेड बैंकिंग फाइनेंस सेगमेंट में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो किसी प्रिपरेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, है ना। एंड एक और इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा दोस्तों कि हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप के ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री मिलता है फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस, मोर ओवर मॉक टेस्ट वगैरह, एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी फेज वन। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया है और अल्टीमेटली बहुत बच्चे खुश भी है ना। कवरेज से भी बहुत खुश है, सब कुछ है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ भूल जा रहे हैं। देखिए क्या है कि एक सबसे बड़ी रियलिटी ये है दोस्तों कि आपका पेपर का लेवल बहुत खराब आया है। आई वुड रियली से दिस, पेपर का लेवल बहुत खराब आया है। इट इज नॉट अ पेपर ऑफ आरबीआई, आई वुड से इट इज मोर लाइक अ पीओ क्लर्क लेवल पेपर था ये। दिस इज द रियलिटी, दिस इज मोर लाइक अ क्लर्क पेपर, मोर लाइक अ मतलब इट इज नॉट अ एग्जाम। मतलब लेकिन ठीक है, आरबीआई की अपनी मेंटेलिटी है, हम उस पर क्वेश्चन, हम ऑब्जेक्शन उठाने वाले कौन है भाई। दे आर कंडक्टिंग, उनका जैसे एग्जाम का लेवल रखना है वो रखेंगे, है ना। अब इससे क्या होता है कि देखो जब बच्चे अच्छा अटेम्प्ट करके आते हैं तो उनके होप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट हम एक रियलिटी ये भूल जाते हैं कि भाई सीट लिमिटेड है ना। कितनी सीट है? 40 सीट है। 40 सीट पे लिमिटेड बच्चा ही सेलेक्ट होगा और कंपटीशन बहुत ज्यादा रूथलेस होगा, है ना। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि भाई आप लोग के लिए हमने गूगल फॉर्म लगाया है, प्लीज जितना ज्यादा लोग हो सके उसे पार्टिसिपेट करें, है ना। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, कुछ ने नहीं भी किया, तो कोई बात नहीं, जितनों ने पार्टिसिपेट किया हम उतना रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर करेंगे एंड उसके बेसिस पे आप ही स्मार्टली सोचिएगा कि आपका अटेम्प्ट कैसा रहा है ना। देखो यहाँ पे 256 रेस्पॉन्सेज रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये किन बच्चों ने, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जेन्युइन एस्पिरेंट ही होंगे, है ना, क्योंकि मेरे पास इन बच्चों का डिटेल्स नहीं है, उनका बस रेस्पॉन्स मेरे पास है ना। तो अब आई एम एज्यूमिंग कि जेन्युइन बच्चे होंगे जिन्होंने टाइम निकाला होगा, सिंसियर होंगे, जो कट ऑफ के बारे में जानना चाहते होंगे, है ना। तो उसके बेसिस पे अब यहाँ पे हम कुछ एनालिसिस करते हैं। देखिए 256 रेस्पॉन्सेज हैं। पहले आप लोग को थोड़ी सी रियलिटी बताते हैं। आई थिंक जो मुझे कहीं डाटा मिला था, कोई आरटीआई है, कोई मैंने वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं है। आई थिंक 62 के आसपास फॉर्म फिलिंग हुई है शायद आरबीआई की इस बार। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनल कैपेसिटी में कि शायद 35 to 40 के बच्चा अपीयर हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं, इससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बार बच्चा अपीयर हुआ होगा फेज वन में। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग कि इतना बच्चा अपीयर हुआ होगा, है ना। अब यहां पे अगर हम इस चार्ट को देखें तो देखो 130 से ऊपर जिनका अटेम्प्ट है लगभग 17% बच्चे ऐसे हैं। देन अगर हम 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज देखें तो ऐसे बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट 125 से 130 है, यानी कि 25% बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेम्प्ट 125 से ऊपर है। लेकिन ये तो बहुत छोटा सैंपल साइज है। इसी को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यार इसी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो रफली हमें 2500 बच्चों का आइडिया लग जाएगा, है ना। तो लगभग 170 बच्चे ऐसे होंगे जिनका 130 से ऊपर अटेम्प्ट होगा, देन समथिंग एंड देन समथिंग एंड देन समथिंग, है ना। तो लगभग अगर हम देखें 125 से ऊपर लगभग देयर वुड बी 250 स्टूडेंट्स, है ना। एंड देन समवेयर यहाँ पे परसेंटेज और ऐड कर लें और ऐड कर लें तो लगभग अगर हम ग्रीन नंबर तक आ जाएं तो 600 लगभग बच्चे, 600-700 बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनका अटेम्प्ट 115 से ऊपर है। ठीक है, 115 से ऊपर है। एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट एक रफ एनालिसिस। ठीक है, बाकी एक्यूरेट तो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे रियलिटी क्या है? यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी ये है दोस्तों
कि सीट्स हैं सिर्फ 40, नेक्स्ट स्टेज में कितना बच्चा जाएगा? शायद 600 से 800 के बीच में। 800 तो रेयर सिनेरियो बोल दिया, अगर उन्होंने 1:20 जो शायद वो ना करें, 1:15 के रेशो में ही वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो 600 से 800। तो ऑनेस्टली आप देखो 115 से ऊपर अटेम्प्ट के बारे में बात हुई है, एक्यूरेसी के बारे में बात नहीं हो रही है ना। तो ये तो मैंने एक छोटे सैंपल साइज के हिसाब से बोला, लेकिन अगर मैं आपको मेरे पर्सनल कैपेसिटी में बोलूं तो मुझे ऐसे लगता है कि 120 से ऊपर कम से कम 1000 बच्चा तो होगा, 1000 से 1500 बच्चा होगा, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 120 से ऊपर 1000 से 1500 बच्चों होगा। और एक्यूरेसी फैक्टर को अगर हम यहां पे डिस्काउंट कर ले, 12 मार्क्स यहां पे हम और 10% अगर हम कम कर ले, तो समवेयर अराउंड 108 के आसपास हमारी कट ऑफ होनी चाहिए ड्यू टू एक्यूरेसी फैक्टर। लेकिन मुझे 108 का भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मुझे लगता है कि कट ऑफ वुड बी समवेयर अराउंड 110 से 114 के बीच में कट ऑफ होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओवर द ईयर्स जो मैं कंपटीशन देख के आया हूं उसी के बेसिस पे बता रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही प्रेडिक्शन हमने अभी थोड़े दिन पहले चैनल पे भी की थी, काफी सारे बच्चों ने उसे देखा। 108 से 114 के बीच में हमें लगता है कट ऑफ हो सकती है। मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ज्यादा दिख रहा है। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि सर सेक्शनल कट ऑफ भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यार देखो, सेक्शनल कट ऑफ कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? सेक्शनल कट ऑफ अगर हम 30% क्राइटेरिया ले ले जो लास्ट ईयर था, तो 24, 9, 9, 18 है ना। और अगर हम 35% क्राइटेरिया ले ले तो 28, 10.5, 10.5 और 21। और ये वाला सिनेरियो मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगता है, होने को हो सकता है इस साल, क्योंकि पेपर वॉज ऑफ क्लर्क लेवल। ऑनेस्टली इट वॉज ऑफ मोस्टली पीओ प्रीलिम्स या क्लर्क लेवल का ही बोलेंगे, है ना। वन लाइनर टाइप था। जीए तो खासकर बहुत सारे, अगर मैं आपको जीए का अटेम्प्ट दिखाता तो मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड मोर देन 50-55 मार्क्स, है ना। तो वो अटेम्प्ट शेयर करने का सेंस इसलिए नहीं बनता कि यार देखो वहां पे एक्यूरेसी मैटर करती है, ओवरऑल कट ऑफ कितनी जाती है वो मैटर करती है, क्योंकि आरबीआई इसी प्रोपोर्शनेट में जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं रखेगा। तो सेक्शनल या तो ये हो सकती है, मुझे इसके रहने के चांसेस अभी भी ज्यादा लग रहे हैं कि शायद आरबीआई सेक्शनल लेवल पे बहुत ज्यादा चेंजेस ना करे, बढ़ा दे इतनी तो और अच्छी बात है, क्योंकि पेपर पिछली बार से भी आसान आया है, ऐसा बच्चों का आप ही लोगों का कहना है। तो आप लोग अगर ये देख रहे हो तो भाई देख लो, अगर आपका कोई सा सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ तो देख लो। वैसे मुझे इसकी उम्मीद ज्यादा लग रही है, मुझे पर्सनल लेवल पे इसकी उम्मीद ज्यादा लग रही है, और मुझे कट ऑफ इसके आसपास होती हुई नजर आ रही है। गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे गलत सही होने नहीं, मैं आपको एक रियलिटी चेक देने आया हूं। देखो क्या है, आपका अटेम्प्ट अच्छा हुआ है, 85, 95, 100, 105, 115। अब इससे क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, एंड दैट इज गुड, दैट इज गुड, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप परफॉर्म करके आए हो तभी आपके इतने मार्क्स भी बन रहे हैं, है ना। लेकिन रियलिटी ये है कि सीटें 40 ही हैं, कम ही बच्चे नेक्स्ट फेज में जाएंगे, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? तो यहां पे मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देने आया हूं। अगर आपको पसंद आए तो लो, नाराज होने वाली बात नहीं है, दिल पे लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सर गलत भी हो सकते हैं। सर कोई भगवान के भैया थोड़ी है कि यार भगवान, मतलब मैंने मुंह से यहां पे कोई शब्द बोल दिया और वो एकदम पत्थर की लकीर हो गया, हो सकता है वो बदल जाए, है ना। तो ये लेकिन एक इंडिकेटिव आइडिया लेके चलना। देखो, अगर आपका स्कोर 100 प्लस बन रहा है, अगर आपका स्कोर 100 प्लस बन रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको फेज 2 पे फोकस करना है, फुल्ली फेज 2 पे फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है। फेज 2 पे पूरी जी जान से लग जाओ, पूरी मेहनत करो, है ना। इसलिए मैंने ज्यादा यहाँ पे टाइम भी नहीं लगाया इस वीडियो के रिगार्डिंग, क्योंकि अब देखो, अब क्या है, एक और पॉइंट बता देता हूं। आप कर रहे होंगे रिजल्ट का वेट, है ना, आप कर रहे होंगे रिजल्ट का वेट, लेकिन आरबीआई बहुत चालाक है। आरबीआई क्या करेगा? मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मैंने आप लोगों को जिस दिन एनालिसिस किया था उस दिन भी मैंने ये बात शेयर की थी, आरबीआई आपको रिजल्ट देगा मुझे लगता है 7-8 जुलाई के आसपास, हो सकता है 10 जुलाई, एक आध दिन ऊपर नीचे कर दे तो बात अलग है, ऐसा मुझे पर्सनल कैपेसिटी में लगता है। सरप्राइज कर दे तो बात अलग है। वो चाहता है कि आप लोग डिलेमा में फंसे रहो, तैयारी करनी है नहीं करनी है, वॉट एवर इट इज, है ना, वो डिलेमा में लगा रहेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों के 100 प्लस बन रहे हैं वो फेज 2 की तैयारी करो, लेकिन साथ में
SBI PO के मॉक्स लगाते रहो जब भी आपको टाइम मिले। आप बोर हो रहे हो फेज 2 की प्रिपरेशन से, आज दिन में बहुत पढ़ लिया है, प्रायोरिटी फेज 2 ही रहेगी। लेकिन अब मैं देखो 100 भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यू आर अ गुड कैंडिडेट। मैं गुड का मतलब इन द सेंस आप QRE में ऑलरेडी बाकी से बेहतर हो, तभी आपका आई वुड से 100+ स्कोर बैठ रहा होगा। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत वीकली टेस्ट लगा लिया, मन किया वीकली एक मॉक लगा लिया, वीक तो एक मॉक तो यार टाइम निकल जाएगा, है ना। तो बस एक थोड़ा सा टच में रहो, अगले 1-2 हफ्ते तक मॉक्स लगा लो भाई। वैसे तो आपको रिजल्ट के बाद क्लियरिटी आई जाएगी, हुआ नहीं हुआ तो फिर फुल फ्लेज टाइम मिल ही जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 100+ वाले कैंडिडेट हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत हाई हो जाती है ना। तो आई वुड से थोड़ा सा टच में रहो। मेन फोकस 99% फोकस शुड बी ऑन द फेज 2, 1% शुड ऑल्सो भी। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख लेना कि अगर आप 130+ वाले कैंडिडेट हो तो फिर 100% फेज 2 पे जाओ, और आप 100 वाले ही कैंडिडेट हो तो 10% के आसपास जाओ। देखो बैलेंस अपने हिसाब से बनाना, अपनी रियलिटी जान के करना, है ना। अगर आपका 100 से कम मार्क्स बन रहे हैं, क्या 100 तक कट ऑफ नहीं जा सकती क्या सर? आप ही ने फेज 1 के एनालिसिस के टाइम पे बोला था जाने को तो शायद 95 चली जाए, 90 चली जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्सेज। और अभी भी देखो ये सैंपल साइज बहुत छोटा है, 250 कैंडिडेट्स, हार्डली 30,000 बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है उसके ऊपर है। लेकिन मुझे पर्सनल कैपेसिटी में जो ओवर द ईयर्स में देखता आया हूं, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि 100 के आसपास कट ऑफ नहीं, 100+ ही यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप 100 के आसपास आपका या 100 से कम स्कोर बन रहा है, तो आई वुड से आप फेज 2 में प्रायोरिटाइज करो। सबसे पहले आप फाइनेंस करो, ठीक है। फाइनेंस हो जाए तो ESI करो, ठीक है। ये दोनों हो जाए तो इतने तो रिजल्ट आ ही जाएगा। इन दोनों को करने में इतना टाइम तो लगेगा ही, बल्कि अकेले फाइनेंस में इतना टाइम लगेगा कि इतने रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें फाइनेंस में मैं अकाउंट्स भी बोल रहा हूं, ठीक है। प्लस यहां पे आपको थोड़ा सा QRE पे भी अटेंशन देनी होगी, थोड़ी सी ज्यादा कंपेयर टू दिस कैटेगरी। क्यों? क्योंकि जब हमारा अटेम्प्ट कम बना है भाई, तो उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारी फाउंडेशन थोड़ी सी वीक है। हम क्वेश्चंस को लगा के बैठ गए, लेकिन हमें ये नहीं आइडिया था ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे टाइम में या नहीं। उसके रीजन एक ही है, बेसिक्स क्लियर नहीं है। बेसिक्स का फंडा ये होता है, आपको क्वेश्चन देख के लगना चाहिए ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से हो जाएगा। नहीं होगा स्किप मारो, हो जाएगा। देखो हिट एंड ट्रायल नहीं होता है, उसे एक्सपर्टाइज नहीं बोलते। क्या जब मैं बोलता हूं मेरे सब्जेक्ट पे कमांड है, तो मुझे पता है कि मैं इस टॉपिक को बेहतरीन पढ़ाऊंगा और इस टॉपिक को नहीं पढ़ा पाऊंगा, उस पर मेरी कमांड नहीं है। तो यही तो क्राइटेरिया होता है कि आपका, कि आप कोई भी क्वेश्चन जब चूज कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो। हिट एंड ट्रायल पे यार करके देख लेता हूं, हो गया तो हो गया, नहीं, दैट मींस यू डू नॉट हैव क्लैरिटी। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा QRE पे क्लैरिटी लो। जब भी मौका मिले दिन में आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो लगा लिए, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे QRE को आप ज्यादा इंटीग्रेट करो। मतलब दिन वहां पे मैंने जैसे वीकली बोला, यहाँ डेली मैं आपसे बोलूंगा कि आप डेली एटलीस्ट 1-2 घंटे दो अपने QRE पे, है ना। इससे फायदा क्या है कि सपोज कट ऑफ नहीं क्लियर होती तो आप एटलीस्ट हाथ पे हाथ नहीं रखे बैठे होंगे, आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो लाइनअप है। देखो कोशिश हमेशा बेहतरीन के लिए करो, लेकिन हाथ पे हाथ रख के मत बैठो और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि बस मैं तो यही करूंगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज है कि अगर आप SBI PO निकाल लेते हो तो डेफिनेटली RBI ग्रेड बी में आपके पास एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग CV होगा इंटरव्यू में, क्योंकि हर साल SBI PO से कुछ कैंडिडेट्स वहां जाते ही जाते हैं। बाकी तो RBI किसी के लिए बायस नहीं है, लेकिन एक कैंडिडेचर आपका जरूर स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ सर मैंने PO निकाला हुआ है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे मैं आपसे कहूंगा, और फाइनेंस मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आपकी PO में भी हेल्प करेगी, ये आपकी PO में भी हेल्प करेगी, जैसे बैंकिंग नॉलेज सेक्शन वगैरह है, RBI वेबसाइट वगैरह, उसमें भी हेल्प करेगी। और QRE पे थोड़ा सा काम करना है, फाइनेंस खत्म हो ESI इंटीग्रेट कर लो, और साथ साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, क्योंकि SBI PO में भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, लेकिन वो थोड़ी अलग तरह की है, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा अबाउट दी स्ट्रेटेजी। समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं आई तो भाई दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन समझ लेना द रियलिटी इज 40 इज द अल्टीमेट नंबर, है ना। और अपनी रियलिटी चेक अगर रखोगे तो सक्सेस थोड़ी जल्दी मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, हम आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा देते हैं क्योंकि हम कहीं और ही नजर बनाए हुए होते हैं, तो ऐसी गलतियां मत करो, है ना। और
एक चीज मन से निकाल दो कि एसबीआई पीओ की तैयारी कुछ अलग है, जो आपकी आरबीआई की जो तैयारी थी वही आपकी एसबीआई पीओ की। अगर आपने आरबीआई की सिंसियर प्रिपरेशन कर ली, चाहे फेज 1 फेज 2 मिला के, तो कोई ऐसा बैंकिंग एग्जाम नहीं है जिसकी आपकी तैयारी नहीं है। हाँ, कुछ चीजें अलग से थोड़ी बहुत जरूर करनी होती हैं, वो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस भी होती हैं, इन टर्म्स ऑफ जैसे अगर हम बात करें इस बार एसबीआई का जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसमें जैसे ईमेल राइटिंग हो गया, सिचुएशन एनालिसिस हो गया, तो उसके अपने अपने रूल्स हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एम्फेसिस अलग देना पड़ेगा, जिसके लिए 2-4 दिन बहुत होते हैं। अदरवाइज अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन की है तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर, वेरी मच प्रिपेयर्ड। दिस कैटेगरी इज वेरी मच प्रिपेयर्ड, दिस कैटेगरी हैज टू पुट इन अ लिटिल मोर एफर्ट्स, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों इस सेशन का जो एसेंस था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे आपको देता हूं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन को मोल्ड करने की जरूरत है थोड़ा सा, तो आपको कोर्स को मोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बैंक महापेक प्लस है तो अलग से आपको एसबीआई पीओ के लिए कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इसी कोर्स के अंदर हमारा आरबीआई ग्रेड बी की फुल फ्लेज तैयारी होगी 2027 की भी, और एसबीआई पीओ के भी, और आईबीपीएस पीओ की, और इंडिया के सारे मेंटर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, है ना, जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बाकी रिजल्ट आपके एफर्ट से ही आएगा, और इस कोर्स को और भी अफोर्डेबल बना देगा हमारा ऐप, और ऐप के थ्रू अगर आप कोड यूज करोगे Y581 तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ सेशन करता हूँ रैप अप, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा कोई और क्वेरी हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फेज 2 रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी सेशंस हम जल्दी ही लेके आएंगे अपने चैनल पे आरबीआई ग्रेड बी की। एंड रिजल्ट के रिगार्डिंग मैं पहले ही बता चुका, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से मत रखना कि वो जल्दी आएगा, कि आपको जल्दी क्लैरिटी दे देगा, नहीं। ट्रस्ट मी, आरबीआई सरप्राइज करेगा, जैसे अभी एसबीआई पीओ ने सरप्राइज किया विद ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, है ना। तो जो अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।